हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में प्रकृति के जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। चार प्रकार के होते हैं। इन फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे शक्तिशाली जो फोर्स है वो है प्रबल नाभिकीय बल। जो प्रबल नाभिकीय बल होता है वह नाभिक में जो न्यूक्लियस होते हैं उनके बीच लगता है। ये हो गया एटम, और इस एटम में हो गया नाभिक। न्यूक्लियस। और इस नाभिक में होंगे न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये हो गए न्यूक्लियस। यह बल न्यूक्लियस के बीच लगता है। इसकी जो रेंज होती है वो होती है, नाभिक का जो आकार होता है, नाभिक का आकार जो होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। इस रेंज तक यह फोर्स वर्क करता है और यह बल अट्रैक्टिव होता है। और इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो होती है 10⁻39। और रिलेटिव स्ट्रेंथ जो होती है, चार फंडामेंटल फोर्सेज में सबसे जो वीक फोर्स होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण फोर्स। तो उस गुरुत्वाकर्षण फोर्स को आधार मानते हुए हम ये रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उससे कितना गुना यह बल शक्तिशाली है, उससे ही हम रिलेटिव स्ट्रेंथ कहते हैं। जैसे यहाँ जो प्रबल नाभिकीय बल है वो 10⁻39 गुना शक्तिशाली है गुरुत्वाकर्षण बल से। तो ये हो गया प्रबल नाभिकीय बल। दूसरा बल होगा इसमें विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल स्थिर चार्ज और गतिशील चार्जों के बीच में ये बल कार्य करता है। यह बल संरक्षी बल है। संरक्षी बल होते हैं, संरक्षी बल वे होते हैं जो क्लोज लूप होता है। क्लोज लूप में इन बलों द्वारा किया गया कार्य वो जीरो हो। क्योंकि जैसे एक ये पॉइंट है, यहाँ से चार्ज एक क्लोज लूप बनाते हुए यहीं पर आ जाता है। तो इसने क्लोज लूप बना लिया। विद्युत चुंबकीय बल, इसके द्वारा किया गया कार्य जीरो होगा। संरक्षी बल के लिए ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है यह पाथ इंडिपेंडेंट रहता है। जैसे ये कोई चार्ज है ये यहाँ से बी तक चला, तो इसके द्वारा इसमें किया गया कार्य और या इस पाथ द्वारा किया गया कार्य, ये सेकंड पाथ हो गया, ये फर्स्ट पाथ। तो इस पाथ द्वारा किया गया कार्य इस पाथ द्वारा किया गया कार्य ये बराबर होता है। क्योंकि जो संरक्षी बल होता है वो केवल इनिशियल पॉइंट, जो यहाँ पर ये इनिशियल पॉइंट हो गया और जो फाइनल पॉइंट है ये फाइनल पॉइंट हो गया, इन इन पर ही इनका जो वर्क डन होता है, जो वर्क होता है वो इन पर डिपेंड करता है, ना कि पाथ पर डिपेंड करता है। तो इस केस में तो ये जो इनिशियल फाइनल दोनों एक समान है, तो इसलिए इसका जो इंटीग्रेशन होगा W बराबर होता है F/dx। तो जहाँ से चला वहीं आ गया, तो इसका जीरो हो जाएगा। ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट, इसकी लिमिट हो गई। और इसमें जो इनिशियल पॉइंट ए है इसमें भी बी है फाइनल पॉइंट। तो कैसे भी जा, किसी भी पाथ में जा, तो पहुंचना तो इसको यही है। तो ये जो
डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए भी होगा, तो इसमें किया गया कार्य समान आएगा। संरक्षी बल होता है उसके लिए ये कंडीशन हो जाती है पहली और दूसरी। इन कंडीशनों को यह विद्युत चुम्बकीय बल फॉलो करता है, इसलिए यह संरक्षी बल होता है। रेंज होती है वो इनफाइनाइट होती है। और यह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये परमाणु या अणुओं को जोड़कर पदार्थ बनाने में मदद करता है। समान चार्जों के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो लगता है वो होता है रिपल्सिव नेचर का, और असमान चार्जों के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है अट्रैक्टिव नेचर का। तो इस प्रकार यह अट्रैक्टिव नेचर और रिपल्सिव नेचर दोनों प्रदर्शित करता है। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ हो जाएगा 10⁻36, अर्थात जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो सबसे दुर्बल बल है उसकी तुलना में ये 10⁻36 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। तो इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ होगी 10⁻36। तीसरा जो बल होगा वो होगा दुर्बल नाभिकीय बल। ये हो गया नाभिक, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। इसके अंदर हो गए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स। अब इनमें से किसी एक की संख्या यदि ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो यह जो नाभिक है वो अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे कि न्यूट्रॉन है, इसकी संख्या अधिक हो गई प्रोटॉन से, बहुत अधिक हो गई, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। नेचर का रूल है कि हर वस्तु स्टेबल होना चाहती है। जो ये न्यूक्लियस अनस्टेबल है वो भी स्टेबल होना चाहेगा, ठीक है। तो स्टेबल होने के लिए इसको करना क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या जो बढ़ी हुई है इसमें उसको ये कम करेगा। अब ये कम करने के लिए दुर्बल नाभिक के बल का सहारा लेगा। ये जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और इसके साथ एक कण निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हुआ है तो जो न्यूट्रॉन की संख्या अधिक थी अब वो प्रोटॉन की संख्या इसको स्टेबल कर देगी, तो यहाँ पर नाभिक स्टेबल हो जाएगा। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा तो जो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या अधिक थी तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या बढ़ने लग जाएगी, तो इसको प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बैलेंस करने लग जाएगा। जो नाभिक है वो स्टेबल होने लग जाएगा। सूर्य के अंदर जो संलयन नाभिक अभिक्रिया होती है वो इसी बल के कारण ही संभव है। और इसका जो रेंज होती है वो होती है नाभिक के आकार, जो नाभिक का आकार होता है, नाभिक का आकार उससे नाभिक का आकार जो होता है 10⁻−15 मीटर उससे कम होती है इसकी रेंज। यह बल अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर का होता है। और इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होता है वो होता है 10⁻24, अर्थात यह जो बल होता है वो 10⁻24 गुना गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होता है। गुरुत्वाकर्षण बल ये दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। अट्रैक्टिव नेचर का होता है और इसकी जो रेंज होती है वो होती है इनफाइनाइट। उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ जो होता है वो होता है 1 है, और ये सबसे वीक फोर्स है। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही
जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।